नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की अलग अलग कोशिशें चल रही हैं, लेकिन कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने सवाल किया है कि विपक्षी एकता के लिए पहले आई लव यू कौन कहेगा। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना और उद्धव गुट के बीच में सियासी पारा बहुत ज्यादा हाई हो गया है। चुनाव आयोग के बड़े फैसले के बाद उद्धव गुट बहुत बेचैन है। उधर छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी को कांग्रेस बदले की कार्रवाई और राजनीति बता रही है। तो आज इन सभी मुद्दों पर होगी सीएनबीसी आवाज में टक्कर। टक्कर के मंडे एडिशन में आज का विषय है मोदी के खिलाफ विपक्ष का इलू इलू प्लान। आज की सीएनबीसी आवाज की टक्कर इसी विषय पर। फिल्म में तो आपने इलू इलू जरूर सुना होगा, लेकिन अब सियासत का इलू इलू देखिए। जब नीतीश कुमार ने कहा तो साथ आना चाहिए, तो मामला कैसे राजनीतिक आई लव यू तक पहुंच गया, आप खुद देखिए। कांग्रेस के नेता लोगों से भी सब छत कर ही दिए। अभी तो बहुत अच्छा यात्रा हो गया, तो यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है। प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। लेकिन इस संभावित महागठबंधन पर ओवैसी अलग ही भविष्यवाणी कर चुके हैं। मेरा मानना यह है कि अगर मोदी बनाम कोई XYZ होगा तो बीजेपी जीत जाएगी। 540 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज पर बीजेपी से मुकाबला होना चाहिए। अगर चेहरे से चेहरे मुकाबला करेंगे तो बीजेपी स्ट्रांग हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। इस बीच कांग्रेस के पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक विवादित बयान भी दे दिया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का है। और जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है, आप 24 का नतीजा देखिएगा। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के अंदर करेगी। उधर कोयला घोटाले की जांच को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के ईडी के छापे पड़े तो सियासत में हेट स्टोरी वाला एंगल भी आ गया। ईडी निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये हमारे प्रधानमंत्री के हाथ में एक हथियार बन गया है प्रतिशोध का, बदला का, उत्पीड़न का। वैसे ईडी और विपक्ष को लेकर पीएम मोदी ने संसद के भीतर हाल ही में एक दिलचस्प बयान दिया था। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पे ला दिया है। इस बीच उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी के बाद शिवसेना का निशान और विधानसभा भवन वाला दफ्तर भी छिन गया। हत्यारा कोई और नहीं, वो हमारे घर का ही निकला, वही हमें डर है। ऍक्सेप्ट करायचं, नवीन चिन्ह घ्यायचं, त्याचा काय फार परिणाम होत नसतो। मला आठवत है कि कांग्रेस में एकदा। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सियासत की लव और हेट स्टोरी। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं आपको एक एक करके आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिखाऊंगा और सियासत की लव और हेट स्टोरी का विश्लेषण देखिए जो आपकी स्क्रीन पे आएगा। पहला पॉइंट, त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट में दोस्ती है। आपको दिल दिख रहा होगा, लेकिन केरल में यह दिल टूट जाता है और केरल में सियासी कुश्ती है कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में। बंगाल में बीजेपी की हार पर कांग्रेस की ताली है, लेकिन लगातार टीएमसी के राज में बंगाल में लगभग विलुप्त हो गई है कांग्रेस पार्टी, तो दिल टूट जाता है। मैं बढ़ता हूं आगे। मोदी विरोध में हम साथ हैं, यानी लेकिन पंजाब में हम आपके हैं कौन, दिल्ली में हम आपको पहचानते नहीं हैं। हालात ऐसे हैं तो दिल टूट जाता है। मोदी के खिलाफ दोनों के एक सुर
एक ताल है कि नरेंद्र मोदी को निपटाना है 2024 के अंदर, नरेंद्र मोदी को हरा देना है। लेकिन आरजेडी के नेता नीतीश को शिखंडी, भिखारी जैसे अलंकारों से नवाज रहे हैं तो दिल यहां पर आके टूट जाता है। मैं बढ़ता हूं आगे और बड़े सवाल की तरफ जाता हूं। मोदी से सियासी हेट में विपक्ष का लव शुरू हो रहा है क्या? मेरे साथ आज की इस चर्चा के अंदर कई मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन इस बड़े बिंदु के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। मेरे साथ आनंद दुबे हैं जो कि अब प्रवक्ता है उद्धव गुट के, क्योंकि असली शिवसेना शिंदे साहब के पास चली गई है। मेरे साथ वारिस पठान हैं, AIMIM के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, पेशे से वकील हैं। शुभ्रास्त्रा हैं, जानी मानी लेखिका। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत गौरव जी आपसे करता हूं। आपको मेरी आवाज मिल रही है गौरव भाटिया? बिल्कुल आ रही है जी गौरव भाटिया, मैं सवाल आपसे पूछता हूं सीधा। आखिरकार जो आज का डिबेट का हमारा प्रमुख सवाल है, जो बड़ा सवाल है, क्या मोदी से सियासी हेट के चलते विपक्ष का लव जो है, प्यार जो है, वो शुरू हो गया है और इससे आप थोड़े परेशान हो रहे हैं? अभी जी आपके शो में कई बार मैंने 2019 से पहले महाठगबंधन जो बना था उसकी तस्वीर दिखाई थी। सबने हाथ तो मिलाए थे लेकिन दिल नहीं मिले थे। ना जनता से दिल मिला था महाठगबंधन का, ना आपस में मिला था। और इनका कार्यक्रम केवल एक है, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इतना निष्कर्ष जरूर निकाला जा सकता है, पहला कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा से अकेले लड़ने की ना हैसियत राजनीतिक किसी की बची है, ना हिम्मत है और ना इन लोगों के पास नेतृत्व है। तभी इन लोगों को साथ आना पड़ रहा है। दूसरी बात, जनता सवाल पूछ रही है कि भाई इनका नेता कौन है? ये डूबता हुआ टाइटैनिक है, इसका कैप्टन कौन है? तो आप देखिए, अखिलेश यादव भारत तोड़ो यात्रा में तो आए नहीं थे। उधर ममता बनर्जी, उनको कांग्रेस बिल्कुल नापसंद है। अरविंद केजरीवाल भी चाहते हैं कि वो प्रकट हो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता बनके। और मैं इतना ही कहूंगा, आपने देखा होगा किस तरह से वो कांग्रेस पार्टी जो कभी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी और टिकट बांटती थी, वो आज भीख का कटोरा लिए घूम रही है, मुझसे गठबंधन करोगे? क्यों कहा मैंने? सलमान खुर्शीद कह रहे थे नीतीश कुमार से मोहब्बत है, लेकिन इलू इलू कौन कहेगा? और मैं इतना ही कहूंगा, गालिब ने अर्ज किया था, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो यही कांग्रेस पार्टी का हाल है। इनका गठबंधन हो या ना हो, अमीर जी ये सब खाक होंगे, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी हैं, वंशवादी हैं। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि ईडी को आप आगे कर रहे हैं। कांग्रेस ने आज भी आरोप लगाया कि रायपुर में जो ईडी की छापेमारी हुई है, आप ईडी को आगे कर रहे हैं। ईडी बीजेपी का एक्सटेंडेड विंग बन गया है। ईडी जो है ना, मैं बताता हूं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो, आईटी हो, ये भारत के ही कानून के तहत बनी हुई संस्थाएं हैं। आप बताइए, हफीज सैयद को आगे किया है क्या? ये किस तरह का वक्तव्य है? मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल पे, न्यूज 18 पे, और मेरा समय ले लीजिएगा, लेकिन ये पूछिएगा, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। उच्च न्यायालय का या सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट दिखाएं जिसमें कि जो कार्रवाई ईडी या सीबीआई द्वारा की गई है पिछले 9 साल में कांग्रेस के नेता या किसी विपक्षी दल नेता के खिलाफ, उसको रद्द किया हो, निरस्त किया हो, दिखाएं। ओके, सुरेंद्र राजपूत, मैं आपके पास आता हूं। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि पहले आई लव यू का इंतजार रहता है, कौन कहता है। अभी हम दोनों इंतजार कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मोदी से हेट में आपको लगता है कि कांग्रेस की लव स्टोरी शुरू हो जाएगी, या फिर कहें तो विपक्ष की लव स्टोरी शुरू हो जाएगी? और जो ईडी की छापेमारी हुई है, बीजेपी कह रही है हमारा क्या लेना देना है उससे, जो गलत करेगा वो भरेगा। अमीश भाई, दो बातें बड़ी साफ हैं। पहली चीज तो ये बहुत साफ सी बात है कि हम श्री नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करते हैं, हम सबसे मोहब्बत करते हैं। हम श्री नरेंद्र मोदी से भी मोहब्बत करते हैं। हमारी विचारधारा अलग है, हमारे सैद्धांतिक विरोध हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से
फाइट टू एलिमिनेट नहीं करते हैं, अब लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, हम लोग संसदीय प्रणाली में भरोसा रखते हैं, हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म पे भरोसा नहीं रखते, हम संसदीय प्रणाली पे भरोसा रखते हैं। तो इसलिए हम किसी से भी नफरत नहीं करते। विचारधाराएं हमारी अलग अलग है, सैद्धांतिक मतभेद हमारे आज पवन खेड़ा का जो 2 दिन पुराना बयान है वो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री के पिताजी के बारे में जो शब्द बोल रहे हैं, आप मुझे बताइए वो प्यार है, हेट है या मोहब्बत है, क्या है वो? आप विषयांतर कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं इस पर भी जवाब दे देता हूं। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, और ऐसी टंग वाले भाषण में, 52 करोड़ वाली गर्लफ्रेंड के भाषण में, और कांग्रेस की विधवा के भाषण में, या नारियल का जूस पीने वाले भाषण में तमाम बार नरेंद्र मोदी जी से हुई है। ये मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होना चाहिए, और अगर जो कोई इसको विषय बनाना चाहते हैं, वो लोग न्यायिक प्रक्रिया को हम लोग मानने वाले हैं, वो स्वतंत्र है वहां पर। तो मुद्दा ये नहीं है, मैं आपसे बहुत साफ से बता देता हूं। 2024 में हम चुनाव लड़ रहे हैं मुद्दों पर, इश्यू पर। हम व्यक्तित्व पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पर चुनाव लड़ रहे हैं, ना क्या नाम किसी और के व्यक्तित्व पर चुनाव। मुद्दों पर आएगी, महंगाई पर बात आएगी, बेरोजगारी पर बात आएगी, अग्निवीरों पर बात आएगी, और क्या नाम बाकी सारे जितने भ्रष्टाचार हैं, जो कोयला घोटाले में इनके एक मंत्री दिलीप रे को 3 साल सजा हुई है, उस पर बात आएगी, इनके बतगोलों पर बात आएगी, इनके झूठे वादों पर बात आएगी, चाहे वो 15 लाख के वादे हों, चाहे 2 करोड़ रोजगार के वादे हों, उत्तर प्रदेश में चाहे वो क्या नाम फ्री सिलेंडर देने के वादे हों, या 50 लाख रोजगार देने के वादे हों। तो हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, हम किसी से लव या हेट पर चुनाव नहीं आप कह रहे हैं लड़ेंगे। लव और हेट नहीं करते हम लव और हेट नहीं करते, लेकिन नीतीश बाबू कह रहे हैं कि कांग्रेस भी जानती है कि अगर वो हमारे साथ चुनाव नहीं लड़ेगी तो कांग्रेस का क्या होगा, नतीजा आप भी जानते हैं। ये नीतीश बाबू कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। तौर पर मैं नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान करते हुए कह रहा हूं कि बिल्कुल नीतीश कुमार जी एकदम सही कह रहे हैं। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी मायावी रूप से बड़ी है, असलियत में बड़ी नहीं है, मायावी रूप से बड़ी है। मायावी रूप क्या है? गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया जवाब। उत्तर दे दो जरा। ये अब जवाब नहीं दे रहे हैं आप। जी अब आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे। गौरव भाटिया 40 सेकंड अब अपनी बात को रखिए। कहां रखा सर? मायावी तो आपने समझा ही नहीं। अच्छा, आप समझा दीजिएगा आके। अभी पहले गौरव भाटिया कुछ कह रहे हैं। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं आप मायावी ढंग से आगे बढ़े हैं और हम प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि हम तो नरेंद्र मोदी जी से बड़ा मोहब्बत करते हैं, उनका आदर करते हैं। कभी सोनिया गांधी या राहुल गांधी के लिए कहो ना कि वो चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ऐसे बोलो। इटालियन प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेगी, राजनीति में नहीं आएगी। कभी ये भी बोलो बिच्छू है बिच्छू। कभी ये भी बोलो कि वो किस जाति के हैं, वो जाति गलत है। कभी गांधी परिवार से ये भी बोलो वो भ्रष्टाचारी हैं। दिखाओ ना कि उनसे मोहब्बत प्यार करते हो, आदर करते हो। और स्लिप ऑफ टंग की बात कह रहे थे, और राहुल गधा, ओ सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हो गया, राहुल गांधी बोलना चाह रहा था। बदतमीज आदमी, वो गधा बदतमीज आदमी, बदतमीज इंसान। स्लिप ऑफ टंग, राहुल गधा। और ये जो राहुल गधा स्लिप ऑफ टंग का, मारे जूते ठीक कर दूंगा। हाँ, वो स्लिप ऑफ टंग हुआ है। ये शब्दों का कोई इस्तेमाल न करे। गौरव जी आप भी बचिए और आप भी नहीं, ये आपने भी जूते मारने वाली बात नहीं बोली थी। अमीर देवगन, इसको समझा लो कायदे से। आग सही जगह लगी। इस तरीके की बदतमीजियां नहीं चलने वाली है चैनल पे। अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा। लगी तुम्हें इतने नीच और इतने निर्लज और इतने बेशरम आदमी हो तो? मुझे ठीक लगा जब देश अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, तेरी औकात क्या, तेरे बाप की औकात क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? ये क्या क्या है? 2-2 कौड़ी के आदमी तुम। नहीं, क्या ये सुरेंद्र राजपूत, ये क्या तरीका है? सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत, आप देखिए, गौरव भाटिया ने एक शब्द बोला। नहीं, ये दिस इज अनफेयर। लोग थूक के चले जाते हो, वही चाट लेते हो। नहीं, एक सेकंड, ये अमर्यादित हो रहा है। मेरा निवेदन है, मैं हाथ जोड़ू आप दोनों से। मैं एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए, एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए। देखिए, गौरव जी ने जो शब्द बोले वो भी, अगर क्योंकि उन्होंने बोला मेरे से भी स्लिप ऑफ टंग हो गया क्योंकि आपने बोला कांग्रेस से स्लिप ऑफ टंग हुआ, तो उसका उन्होंने जवाब दिया। मुझे लगता है वो जायज नहीं था, नहीं देना चाहिए था। लेकिन उसके बाद आपने उनको जूते मारने की बात करी, फिर उनके स्वर्गीय पिता के बारे में बोला, वो भी कतई
सही नहीं है, बहुत ज्यादा गलत है। सुरेंद्र राजपूत, मेरा निवेदन है कि आप दोनों अपनी पार्टी का नेतृत्व करने आते हैं, अपनी पार्टी की बात रखने आते हैं तो वो बात रखिए। और सुरेंद्र राजपूत, आपने जो अभी शब्द बोले ये वाकई निंदनीय है, जो अभी आपने लास्ट में बोला कि उनके स्वर्गीय पिता के बारे में, और जूते मारने वाली क्या बात है। अगर आपको जवाब देना है, आपकी वाक कटुता बहुत बेहतरीन है, आप उससे जवाब दीजिए। आप बोल रहे जूते मारेंगे, ये क्या तरीका है? राहुल गांधी को जानबूझ करके अगर कोई बदतमीजी करेगा तो जवाब उसको ऐसे ही मिलेगा। ये देखिए, बहुत साफ बात है। आपको चैनल पे रखना है रखिए, नहीं रखना मैं छोड़ के जा रहा हूं। नमस्कार। नहीं, मैं तो आपसे नहीं चलने वाली यहाँ पर। चलिए 11 रुपए लीजिए, 11 रुपए दो इनको दे दे भाई। आज आए हैं 11 रुपए दिहाड़ी वाले चैनल है। नहीं देखिए, 11 रुपए दो, 11 पैसे दे दो। भागिए फिर बकवास कर नहीं नहीं ना वो जाएंगे ना आप जाए। मेरे लिए दोनों सम्मानित मेहमान हैं, मैं दोनों को निवेदन कर रहा हूं। और मेरा मानना है आप भी अपना गुस्सा शांत करिए। सुरेंद्र जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आप राहुल गांधी को अगर इस तरीके से कहेंगे, देखिए मैंने तो उस पे मैंने अपने तरीके से जो ऑब्जेक्शन कहना था क्या, लेकिन उसके बाद आपने इतनी बातें बोल दी, उसके बाद क्या बचता है? आपने बोला जूते मारो, उनके स्वर्गीय पिता को बीच में लेके आना। मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी पर ये माफी मांगे, मैं अपने मुद्दे पर माफी मांग लूंगा। ठीक है ना, आप माफी मांगेंगे ना वो माफी मांगेंगे। मुझे लगता है कि बात को चलिए अभी जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप इन पे समय नष्ट मत करिए, समय ने इनको नष्ट कर दिया है, तभी ऐसी बातें करते हैं। मैं अपनी बात रख लूं। ठीक है, एक अच्छा मेरा निवेदन है, आप दोनों सम्मानित मेहमान हैं। आप गौरव भाटिया 30 सेकंड अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, फिर सुरेंद्र राजपूत में आपको मौका दूंगा। बोलिए गौरव भाटिया। अब आप, मेरा निवेदन है आप भी उस विषय पर कुछ बोले, आगे बढ़े। नहीं, मैं देखिए ये बताना चाह रहा था कि स्लिप ऑफ टंग जिसको आप बता रहे हैं वो अपमान है हर भारतीय का, क्योंकि चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, वो देश की सेवा करते हैं, और उसके बाद इस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता आके गाली देते हैं, तो उनको भी बताना जरूरी है कि कितना दर्द होता है जब किसी सम्मानित नेता के लिए, खड़गे जी कहते हैं रावण हैं जिनके 100 सर हैं। दर्द होता है, दुख होता है। मैं आपको बता रहा हूं अभी जी, मेरे परिवार के लिए कहा, स्वर्गीय पिताजी के लिए कहा, मैं इतना ही कहूंगा, इनके स्तर पे हम उतर नहीं सकते हैं, लेकिन ये बात जरूर बता सकता हूं, झूठों का सरदार बोला था ना, किसने बोला था? अगर आपको विचारधारा की बात करनी है तो ये बताइए, आप पश्चिम बंगाल में क्या लेफ्ट के साथ नहीं गए, लेकिन जनता ने करारा थप्पड़ ऐसा मारा अमीश देवगन जी, 0 सीटें आई इसकी, 0 सीटें कांग्रेस पार्टी की। और इसलिए आई क्योंकि इनका नेता जो है, मैं उसको राहुल कोट्रोची बोलूं, राहुल एंडरसन बोलूं, क्या नहीं बोलता, चलिए आपको दर्द होता है तो। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि अगर नेतृत्व में दम नहीं है, अगर विचारधारा में दम नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर नेतृत्व में दम नहीं है, आप जी ये पॉलिटिकल पॉइंट है, इसको बंद करिए और अपनी राजनीति को बदलिए। ओके, ये पॉलिटिकल पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पॉइंट है। सुरेंद्र राजपूत, मेरा निवेदन आपसे ये है कि आप चाहते हैं कि ओवैसी उन राज्यों में चुनाव लड़े जहां कांग्रेस मजबूत है। गुजरात में आप नहीं चाहते थे ओवैसी चुनाव लड़े, अब बिहार में आप उतने मजबूत नहीं है, लेकिन बिहार में ओवैसी ने चुनाव लड़ा और वो 5 सीटें जीत के आए, तो आप वहां आपको बहुत परेशानी हुई। आपने बोला ओवैसी की वजह से देखिए नीतीश और बीजेपी का शासन वापस लौट आया, अब आप नीतीश के साथ हो गए। लेफ्ट के साथ आप केरल में लड़ाई लड़ रहे हैं और त्रिपुरा और बंगाल में साथ है क्या, और इवन अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने आपको पंजाब से शासन से बाहर किया, दिल्ली में शासन से बाहर कर दिया, दिल्ली में तो 0 पर ले आए, लेकिन आप अरविंद केजरीवाल को सहन करने को तैयार हो रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस के जो पुराने दिन थे वो अब चले गए हैं? कांग्रेस भी उसका एहसास कर रही है कि अब कांग्रेस की स्थिति एक लचर पॉलिटिकल पार्टी की है जिसके पास बचाने को ज्यादा नहीं बचा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और पोरबंदर से लेकर के अगरतला तक सार्वदेशिक रूप से अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक विचारधारा का, विभाजनकारी विचारधारा का, बेईमान विचारधारा का और भ्रष्टाचारिक विचारधारा का सामना कर रही है। और बाकी क्षेत्रीय दल हर जगह पे अपना मजबूती से काम कर रहे हैं और हम क्षेत्रीय दलों की पूरी ताकत का सम्मान करते हैं। 1984 में यही भारतीय जनता पार्टी थी, और 1984 तो छोड़ दीजिए, 2012 तक उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी थी जो 10 सीटों को तरसती थी।
आपको बता दे तो ये आगे पीछे ऊपर नीचे जनता का निर्णय है, चलता रहता है। 1925 से ये लोग आए थे और 2014 तक कुछ नहीं कर पाए थे। तो अब आज की डेट में ये ऊपर है, जनता ने निर्णय दिया, उस निर्णय का सम्मान करें, काम करें। क्या जनता ने इनको निर्णय दिया था बेरोजगारी बढ़ाने के लिए? क्या जनता ने निर्णय इनको दिया था क्या नाम सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए? क्या जनता ने इनको निर्णय दिया था चीन के गांव उनके नाम हमारे अरुणाचल प्रदेश में बसाने के लिए? और रही बात आपने जब विचारधारा की बात, निश्चित तौर पर हम कमजोर हुए हैं, लेकिन ये जो लचर आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल लचर नहीं। आज की डेट में छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार है, हमने इनको हिमाचल में हराया, अब त्रिपुरा में हराने जा रहे हैं। त्रिपुरा में हराने जा रहे हैं, ठीक है, ओके 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 ओके। और वारिस पठान वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके वारिस जी, मेरा आप ही से सवाल है और मूल सवाल है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नीतीश पहले आई लव यू बोलेंगे या हम पहले आई लव यू बोलेंगे, उसमें रस्साकशी चल रही है, लेकिन इट्स हेट स्टोरी का जो कॉमन पात्र है वो असद ओवैसी तो रहता ही है। कि अमीश भाई, अभी आपने स्टार्टिंग की कमेंट्री के अंदर बताया कि दिल टूट जाता है जी। मैं बताना चाहूंगा, दिल टूट जाता है तो दिल क्यों टूटता है? दिल इसलिए टूटता है अमीश भाई कि जब एक 4 टाइम का सांसद, एक पार्टी का प्रेसिडेंट हक इंसाफ, मुसलमानों की, मजलूमों की, दलितों की लड़ाई लड़ने जाता है, उसकी आवाज़ को रोकने के लिए जब उसके घर पे 4 मरतबा पत्थर मारे जाते हैं, जब उसकी गाड़ी के ऊपर पिस्तौल से गोली चलाई जाती है ना अमीश भाई, तब दिल टूट जाता है। दिल कब टूटता है आगे और सुनिए, जब 2 मुसलमान युवा को शक की बुनियाद पर उठाया जाता है कि ये गाय की तस्करी करते हैं और उनको गौ रक्षक के नाम पर आतंक फैलाने वाले गुंडे मनु मनोसर और उसके लोग उठा के ले जाते हैं। एफआईआर करने पब्लिक पहुंचती है, राजस्थान की पुलिस एफआईआर नहीं रजिस्टर करती, 2 दिन बाद हरियाणा से उनके जले हुए कंकाल मिलते हैं, तब दिल टूट जाता है। और उससे भारी दिल कब टूटता है? जब एफआईआर में जिसका नाम है मोनू मनेसर, जो खुली फिजाओं में बंदूक लेके घूम रहा है, AK-47 पिस्तौल, यूट्यूब पे वीडियो बना बना के डाल रहा है, उसके फोटो अमित शाह के साथ होते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ, और उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। वो खुली फिजाओं में घूमता है, इंसाफ नहीं मिलता। जब नासिर और जुनैद की मौत का, तब दिल टूट जाता है। और दिल टूट जाता है कि जब आपके ऐसा बड़ा चैनल उस चीज का खंडन नहीं करता, गौ रक्षक के नाम पर मुसलमानों बेकसूर को मारा जाता है, जबकि राम सेना के लोग बोलते हैं कि 10 एक लड़की की जगह 10 मुसलमान लड़कियों को फंसाओ, उनको फंसा के लाओ, हम आपको आर्थिक समर्थन ठीक है। दिल टूटने और दिल जुड़ने की कहानी को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी एफआईआर रजिस्टर हुई है, इस समय की बड़ी स्टोरी आई है, बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, एफआईआर दर्ज की गई है, पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है जो लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और एक आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने करी थी, एक विवादित टिप्पणी उन्होंने करी थी प्रधानमंत्री मोदी के पिता के बारे में, पिता के नाम पर विवादित बोल बोले गए थे, उस मुद्दे पर एफआईआर दर्ज की गई है पवन खेड़ा के खिलाफ। कुछ देर पहले कांग्रेस के प्रवक्ता कह भी रहे थे कि लीगल जो हो सकता है वो करना चाहिए उनको, लेकिन इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी यही है कि पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। नॉर्थ ईस्ट में अमित शाह दौरे पे गए हुए हैं, वहां पे उन्होंने पब्लिक रैली के अंदर इस बात को बोला है कि ये शब्द, ये पवन खेड़ा के शब्द नहीं है, ये राहुल गांधी के शब्द हैं। अमित शाह ने अपनी बाइट में बोला है, अमित शाह ने अपने भाषण में बोला है, ये शब्द पवन खेड़ा के नहीं है, यानी कांग्रेस प्रवक्ता के शब्द नहीं है, ये शब्द है राहुल गांधी के। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ इस चर्चा में कई मेहमान जुड़े हुए हैं। वारिस पठान ने अपनी बात को रख लिया, सुरेंद्र राजपूत रख चुके हैं, गौरव जी रख चुके हैं, आनंद दुबे शिवसेना के हैं मेरे साथ, और साथ ही साथ सुब्रास्त्रा है। मैं आनंद दुबे, एक आपका रिएक्शन लेना चाहता हूं क्योंकि आप विपक्ष में हैं। क्या आपको लगता है जो टिप्पणी कही गई प्रधानमंत्री के पिता के बारे में, क्या वो जायज थी? अब उसमें एफआईआर दर्ज हो गई है। 10 सेकेंड। नमस्कार सर। नमस्कार। बिल्कुल सही टिप्पणी नहीं है। किसी भी राजनेता को, किसी भी पार्टी के प्रवक्ताओं को ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए जिससे किसी की गरिमा, किसी की अस्मिता को ठेस न पहुंचे। सभी पर ये नियम लागू होते हैं। आज आपका जो विषय है भाई साहब, वो विषय ये है कि इलू इलू पर है।
आप विपक्ष के इलू इलू पे तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कभी बीजेपी के इलू इलू पर चर्चा करिए, क्योंकि बीजेपी से जिन्होंने इलू इलू किया वो सब के सब धोखा खाए, सब के सब आज बीजेपी की नफरत का शिकार हो गए। चाहे जेडीयू हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे बसपा हो, चाहे हमारी शिवसेना हो, कोई भी पार्टी जो बीजेपी से प्रेम करना चाहती है, शिवसेना तो उनके पहले साथ आई ही लव है यू बोलती है। आनंद बाबू, उसका हश्र- शिवसेना तो उनके साथ ही है, बीजेपी के साथ है शिवसेना, अब जो रियल शिवसेना है। आपको भ्रम है, आपको भ्रम है, आपको भ्रम है मेरे भाई। शिवसेना जो है वो एक ही है। बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना को उद्धव ठाकरे जी आगे बढ़ा रहे हैं। हम मुझे लग रहा है चुनाव आयोग कि के निर्णय को नहीं मानते। आप हो सकता है आपको कोई भ्रम हो, लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया उसके बाद तो शिवसेना और पार्टी और सिंबल सब इलेक्शन शिंदे साहब का कमीशन है। के फैसले को हम शिंदे नहीं ही मानते। रियल पार्टी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को हम नहीं मानते। इसके लिए हम सुप्रीम नहीं, वो कोर्ट में बिल्कुल गए आप हुए ना हैं। माने, इलेक्शन आप कमीशन ना कोई माने, भगवान आप नहीं सुप्रीम है। कोर्ट जाए, वो आपका इलेक्शन मौलिक कमीशन अधिकार कोई है। भगवान नहीं है। वो आपका अधिकार, हमारे बिल्कुल कोई लोकतंत्र भगवान, अरे में- भगवान तो हमारे सुप्रीम लोकतंत्र कोर्ट भी में नहीं है, भगवान जनता भगवान है। तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। अमीश भाई जी, अमीश भाई, हमारे देश में भगवान जनता जनार्दन है जी, अगर बिल्कुल। जनता जनार्दन नकार देगी तब हम मानेंगे हम ठीक। असली नकली हैं। ठीक है। आप मत कहिए, बिकॉज चुनाव आयोग नहीं, जो हम है मेरे ये कहने पे पारदर्शिता ओके ढंग से ओके काम नहीं जी करती। जी शुभ्रास्त्रा, आप आप ये तो कहिए, आप ये कहिए जी, आप ये कहिए कि बहस चल रही है। बहस मतलब आप चाहते हैं मैं क्या कहूं वो भी आप लिख के भेजें कि बहस चल रही है, फैसला दे दिया। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आएगा आपके पक्ष में भी चलाएंगे जी, लेकिन फिलहाल जो फैसला है वो आपको भी मानने होगा, हमें भी मानने होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन शुभ्रास्त्रा, आमिर जी, मैं बहुत अचंभित हूँ आनंद दुबे जी के इस बयान से, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, तो आज महाराष्ट्र की जनता को जो सरकार चला रही है वो सरकार भी लोकतांत्रिक सरकार है। वो ऐसा नहीं है कि जनतंत्र के जो भी पैमाने होते हैं उनसे अलग सरकार नहीं बनी है, तानाशाही की सरकार नहीं है। तो आनंद दुबे जी, थोड़ा ग्राउंड पे जाकर के काम करने के लिए आप ही के सहयोगी, शिवसेना के ही सहयोगी एनसीपी के चीफ ने आपको कहा है शरद राव पवार ने। मुझे लगता है कि ये जो दंभ है जी, शरद राव पवार ने कहा है, जो दंभ है ये आपका कि पिता ने जो विरासत दी उसी विरासत को लेकर के चलते हुए पुत्र आगे बढ़ रहे हैं, अतः वही विरासत मान्य होगी जनता के आंगन में। ऐसा नहीं होता, और यही दम्भ कांग्रेस पार्टी को भी है। अगर नहीं होता आमिर जी, तो आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्लिप ऑफ टंग किसको कहा जाता है कि अगर उन्होंने नाम गलत लिया प्रधानमंत्री का, उसके बाद उनको करेक्ट किया जाता है। ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है, मैं अपने मन से तो कुछ नहीं बना रही। जी जी जी, उनको करेक्ट किया जाता है, उन्हीं के कलीग करेक्ट करते हैं, लेकिन वो एक विद्रूप से मुस्कान के साथ उस बात को नजरअंदाज करते हुए दोबारा वो नाम रिपीट करते हैं। जी, दोबारा उस नाम को रिपीट करते हैं। तो क्यों ना माना जाए कि राहुल गांधी से ब्रीफ मिला है उनको कि अपमान करो? क्यों अपमान किया जा रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी गरीब के बेटे हैं? क्यों अपमान किया जा रहा है? क्योंकि वो एक ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं? क्यों अपमान किया जाता है? क्योंकि उनके पास वो राजसी ठाट बाट नहीं है, जिस राजसी ठाट बाट के साथ एक अर्ध इटालियन सोचता है कि हम इस देश पर राज कर लेंगे। बहुत दिक्कत हुई गौरव भाटिया जी के शब्द से आपके पैनल में बैठे हुए प्रवक्ता को, लेकिन आपके जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने क्या किया, कहां तक पहुंच गई बात? मैं तो शर्म आ रही है मुझे कि मैं इस पैनल का भी हिस्सा बनी हूं उनके साथ बैठ करके। मैं सुरेंद्र जी का सम्मान करती हूं, वो जानते हैं इस बात को कि पर्सनली मैं रिगार्ड करती हूं उनको, लेकिन आज जिस चाटुकारिता की वजह से उन्होंने जस्टिफाई किया है और उस जस्टिफाई करते हुए वो गाली गलौज की भाषा सीमा लांघ गए वो इस डिबेट में, वो कहीं से भी सही नहीं है। और ऐसे लोगों को वैशाख नंदन क्यों ना कहा जाए जो कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरा का पूरा प्रेम मोहब्बत बांटते हुए चल रहे हैं, और आज उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र मोदी जी के प्रति कितना प्रेम का उद्गार उनके निकला उनके मुखारविंद से। उस वैशाख नंदन को समझ में नहीं आ रहा कि हमें मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देनी चाहिए कि जो भी हुआ पवन खेड़ा ने जो कहा वो गलत किया। इसमें दिक्कत क्या है? क्यों दिक्कत है और क्यों किसी को दिक्कत होनी चाहिए? अगर इतना शील है उनके अंदर, राहुल गांधी की मैं बात कर रही हूं, तो क्यों नहीं आकर के कह रहे हैं वो? जी, सुरेंद्र राजपूत जवाब।
शुभरास्ता जी एक अच्छी खासी जानी मानी लेखिका हैं, लेकिन इनकी अपनी पॉलिटिकल लीनिएज एक तरफ की है, तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि इनका कोई पॉलिटिकल ऑरा नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि वैशाख एक सेकंड आमिश जी, एक सेकंड सुरेंद्र जी, आपकी छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत सारे अच्छे काम ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए किया है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूं। इसलिए आप जो ये आते हैं ना कि एक कलर कर दिया जाए, शुभरास्ता नाम की पैनलिस्ट को कलर कर दिया जाए कि ये सिर्फ एक तरफ की बात करती है, ऐसा नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूं, मुझे आपके प्राइम लीडर राहुल गांधी और उस खानदान से दिक्कत है, मुझे आप जैसे कांग्रेसियों से दिक्कत नहीं है जिन्होंने संगठन में काम करते हुए अपनी जगह बनाई है। मुझे उस व्यक्ति से दिक्कत है जो आज अगर अपना सीवी लेकर के मार्केट में चला जाए तो उसको किसी कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी। उस व्यक्ति से मुझे दिक्कत है। नहीं, आप बोलिए, लेकिन आप मेरी पॉलिटिकल लीनिएज को डिफाइन मत कीजिए, आप सिर्फ अपनी बात रखिए। ओके, सुरेंद्र राजपूत, कोई नेता तो लग रहा था, डिफाइन नहीं कर सकता, मुझे लग रहा था कि अमीश देवगन चला रहे हैं, लेकिन हाँ, जब जो चीजें इन्होंने कही आज की डेट में, इन्होंने कहा वैशाख नंदन, तो ये तो बात सच है कि गुजरात में 2 सफेद जो है कुछ वैशाख नंदन पाए जाते हैं नमक के खेतों में। उन्हीं वैशाख नंदनों की शायद ये बात कर रही होंगे जो कभी कभार चल चल करके दिल्ली भी कृष्ण चंद्र की कहानी में आ जाते हैं। तो खैर, वैशाख नंदन इनका अपना है, ये चाहे चाटुकारिता, इन्होंने कहा कि हम तो अपनी पार्टी के सिपाही हैं, लेकिन अब ये किस पार्टी की सिपाही हैं या किसकी चाटुकारिता कर रही हैं ये जान सकती हैं। बेहतर है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे गांधी के परिवार के ऊपर या हमारे किसी भी ग्रुप के ऊपर भी अगर कहीं कोई अभद्र टिप्पणी होगी तो उसका जवाब मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, जो आपका मुख्य विषय है आज की डेट में, निश्चित तौर पर आप इस चीज को जान लीजिए कि हम सारे विरोधी दलों को इकट्ठा करेंगे और इस मायावी पार्टी से पूरा डटकर मुकाबला करेंगे, इशू बेस्ड मुकाबला करेंगे। हम आपके यहां पर बैठ करके बिल्कुल भी डेविएट नहीं होने वाले। कम से कम शुभरास्ता जी का हम एक चीज का धन्यवाद अदा करते हैं कि इन्होंने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की तारीफ की, इसके लिए इनका साधुवाद। लेकिन जिस तरीके से बात गांधी परिवार के बारे में कहती है, आपको अपनी व्यक्तिगत कोई टीका टिप्पणी, आपके अपनी व्यक्तिगत नफरत हो सकती है, वो आपकी नफरत आपको मुबारक। हमें राजनीतिक काम करने हैं और राजनीतिक काम में गांधी परिवार और गांधी परिवार का त्याग, तपस्या और बलिदान, अगर इस त्याग, तपस्या और बलिदान की लेश मात्र भी कोई चीज भारतीय जनता पार्टी किसी नेता में हो, गौरव भाटिया कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन तो कोई बता दे। 60 रुपए की पेंशन लेने वाले लोग हमसे बात न करें। 10 सेकंड शुभरास्ता, दिन गौरव भाटिया जी। वारिस जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये बात ना, ये मैं भी जवाब देना चाह रहा हूं। जी, भटकाने की बात है। मैंने 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट कर दूं, मैंने अपने लिए कभी नहीं कहा कि मैं किसी पार्टी के लिए काम करती हूं। ये सुरेंद्र राजपूत जी के लिए कहा गया कि एक परिवार की चाटुकारिता करते करते वो आज भाषा की किस मर्यादा को लांघे, वो एक बार स्वयं डिबेट जाकर के देखेंगे कि मैं किसी भाषा की मर्यादा को नहीं लांघा। अगर गौरव भाटिया भाषा की मर्यादा को लांघेगा, नहीं, आपने किसी के पिता के, आपने किसी के, बिल्कुल बहुत स्पष्ट रूप से जवाब मिलेगा। आपके पार्टी के प्रवक्ता, आपके पार्टी के प्रवक्ता ने भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक देश के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री के नाम के साथ खिलवाड़ किया। क्या वो व्यक्ति इतना बेवकूफ और मूर्ख है कि उसको पता नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री कौन है? और अगर नहीं है, नहीं है तो राजनीति छोड़ देना। तक भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने चुने हुए प्रधानमंत्री को क्या क्या कहा, आप सुनना चाहेंगे? और जैसा ही जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा, आप सुनना चाहेंगे? इंदिरा गांधी को क्या कहा, आप सुनना चाहेंगे? आप बताइए, ये जो वैशाख नंदन आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं 1948 से लेकर के, सुनना चाहेंगे इंदिरा गांधी को क्या कहा, सुनना चाहेंगे आप राजीव गांधी को क्या कहा, और ये सुनना चाहेंगे आप क्या नाम नरसिम्हा राव साहब को क्या कहा, यही व्यक्ति जाकर के आप वोट क्या देते नाम हैं। सोनिया मेरे गांधी को जैसे 52 कई करोड़ व्यक्ति की जाकर के वोट देते हैं और आपको की बाहर का विधवा और रास्ता 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया। आपको शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को क्या नाम बचाते हैं? राहुल गांधी को इस देश और रही बात नरेंद्र मोदी की, नरेंद्र मोदी के स्वयं के भाषण उठाइए, आप बताइए, उठाइए। देखिए, मेरा निवेदन ये है कि उन्होंने कहा, उन्होंने गलत कहा। नहीं, देखिए राजनीतिक टीका टिप्पणी का एक स्तर होना चाहिए, लेकिन देखिए इसके ऊपर एक बड़ा ऑब्जेक्शन आया, क्योंकि अगर गौरव भाटिया ने बोला कि उनका स्लिप ऑफ टंग है, वो मैंने उनको उसी टाइम में टोका, लेकिन उसके बाद आपने भी लाइन को क्रॉस कर दिया। तो मेरा निवेदन है कि उस विषय पर अब हम बार बार ना आए, मेरा ये निवेदन है। लेकिन मैं गौरव भाटिया आपके पास आता हूं। ईडी आपके इशारे पे काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन आपके इशारे पे काम कर रही है, उद्धव ठाकरे को भी ऐसा लगता है कि बीजेपी ने उनसे सब कुछ छीन लिया है। वारिस जी, मैं आऊंगा आपके पास।
गौरव भाटिया। मैं थोड़ा समय जरूर चाहूंगा, एक एक करके उत्तर देता हूं। मैंने चुनौती दी न्यूज़ 18 सबसे बड़ा चैनल, सबसे बड़ा शो, सबसे बड़े एंकर अमीश देवगन जी के शो पे। मैंने कहा पिछले 8.5 साल में अगर आप बार बार कहते हो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो आप एक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का आदेश दिखा दीजिए जहां पे ये कार्रवाई रद्द कर दी गई हो। बल्कि मुझे याद आता है कि सीबीआई को पिंजरे का तोता कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया था, और ये टिप्पणी मैंने नहीं करी थी, ये टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने करी थी। दूसरी बात, मुझे दुख ये होता है, देखिए जैसे गुरु वैसे चेला। आप बताइए, हम आज बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि गंदी, ओछी, घटिया भाषा का प्रयोग देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं होना चाहिए। उनके प्रवक्ता आते हैं और जब मैं उनको बताता हूं कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग कितना गलत है, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये तो मानसिकता दर्शाता है आपकी, तो वो मेरे पिताजी के बारे में बोलने लग जाते हैं। ये इनका असली चरित्र है। तीसरी बात, ये लोग कहते हैं मुकाबला करेंगे। अरे क्या मुकाबला करोगे? उत्तर प्रदेश में 2 सीटें आई लोकसभा की, फिर 1 हो गई 2014-19 में। विधानसभा में 7 सीटें आई, उसके बाद 2 हो गई। पश्चिम बंगाल में इन्होंने समझौता किया, 0 पहुंच गए। आप आंध्रा में देखिए इनका क्या हश्र हुआ है। दिल्ली में विधानसभा के 2 चुनाव में अंडे आए हैं, लोकसभा में अंडे आए हैं, और जनता बिल्कुल जवाब मांगेगी। अनुच्छेद 370 का संशोधन हो रहा था, आपने विरोध किया था। जनता जरूर जवाब मांगेगी कि राम मंदिर भव्य तैयार हो रहा था, आपने कहा था भगवान राम काल्पनिक है। राहुल गांधी ने कहा था कि लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं। कोविड का समय आया, क्या जनता जवाब नहीं मांगेगी? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। 220 करोड़ टीके लगवाए नरेंद्र मोदी जी ने, आपने कहा वो कोविड के टीके खतरनाक हैं। और अंत करूंगा एक बात कह के, मोदी जी की तरफ अगर थूकोगे देख के, तो आसमान पे थूकने से वो थूक चेहरे पे गिरती है। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को समझ जाना चाहिए। आज हिमालय पर्वत की तरह कोई अगर उच्च स्थान पर जनता की सेवा कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और इनके कहने से उनका जो व्यक्तित्व है, जो शख्सियत है, जो आज उनका कद है, वो कम नहीं होगा। ओके, वारिस पठान अपनी बात को रखना चाहते हैं, सुरेंद्र राजपूत अपनी बात को रखना चाहते हैं। मैं एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत आपको मैं मौका दूंगा, लेकिन वारिस पठान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। वारिस जी, ये सब कुछ जो है वो बीजेपी करवा रही है, जो शिवसेना के साथ हुआ वो भी बीजेपी करा रही है, लेकिन शरद राव पवार, जो बात कोट करी शुभ्रास्त्रा ने और हमने भी खुद सुनी है, शरद राव पवार कहते हैं कि अब उद्धव जी को मेहनत करनी चाहिए, अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहिए और फिर लड़ाई लड़नी चाहिए। ये अमित भाई, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी, अन्य पार्टियां, यही मैं तो हमेशा कहता हूँ एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अभी देखिए ना, आप ही के शर्मनुरा कुश्ती चल रही है। कांग्रेस वाले बीजेपी पे इल्जाम लगाएंगे, बीजेपी वाले कांग्रेस वाले पे इल्जाम लगाएंगे, बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए देश की जनता। अगर हम सवाल खड़ा करेंगे कि अशोक गहलोत की सरकार की, आप पे ईडी का जवाब नहीं आता, अशोक गहलोत की सरकार की वजह से, फेलियर की वजह से 2 युवाओं की जानें चले गई, तो हमको बी टीम बोलेंगे। हम बोलेंगे कि राजस्थान और हरियाणा दोनों की सरकार की नाकामयाबी, फेलियर की वजह से 2 मुस्लिम युवाओं की जानें चले गई, तो हमको सवाल किया जाता है। हम तो बोल रहे हैं ना, अभी ताज़ा खबर है, अगर राजस्थान पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया होता एफआईआर, तो मुसलमानों की जानें बच सकती थी। अगर हरियाणा की सरकार, हरियाणा की पुलिस इमीडिएट फौरी तौर से स्टेप लेती, तो 2 मुसलमान युवाओं की जानें बच सकती थी। मगर ये बोलेंगे नहीं, ये खामोश बैठेंगे। और हम लोग अगर बोले, अमीश भाई तो तुम क्यों बोले, अरे हक, इंसाफ, सच्चाई, मजलूमों मुसलमानों की लड़ाई लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। आप हमको बी टीम बोल दो, सी टीम बोल दो, या कोई भी टीम बना दो, हमको फर्क नहीं पड़ने वाला। अमीश भाई, आप खुद देख रहे हो ना, अगर दोनों सरकारें बराबर एक्टिव हो जाती तो क्या आज 2 जायज बात है, जानें बच जाती। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, जान किसी की जाए वो गलत। कांग्रेस वाले हमको गालियां बोल रहे हैं, तुमको क्यों बोल रहे हो, तुम क्यों बोल रहे हो, गहलोत सरकार जी बोलेंगे, साहब बोलेंगे, आपने एफआईआर नहीं लिया। हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, उनका भी फेलियर हो गया, उनके खिलाफ भी बोलेंगे। तो हमारी लड़ाई तो दोनों से है ना अमीश भाई। टक्कर में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी टक्कर के सोमवार एडिशन में बात करेंगे विपक्ष का आई लव यू प्लान जो है मोदी के खिलाफ, वो कितना कारगर साबित होगा। आप देखते रहिए व्यूअर्स, CNBC आवाज।
डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे कोलगेट के बारे में। दरअसल ये रोज बरोज इस्तेमाल होने वाला कोलगेट एक्चुअल में एक मल्टीनेशनल प्रोडक्ट है, ये इंडियन कंपनी नहीं है और इसकी शुरुआत 200 साल पहले विलियम कोलगेट साहब ने की थी। दरअसल कोलगेट ने टूथपेस्ट कारोबार में जो फोरे है, यानी कि वो कारोबार की जो शुरुआत है, वो विलियम कोलगेट साहब के डिमाइस के 16 साल बाद शुरू की थी। उससे पहले 10 साल तक कोलगेट जो था वो परफ्यूम्स के कारोबार में था और परफ्यूम बेचने और बनाने के कामकाज के अंदर ये काफ़ी एग्रेसिवली कामकाज करता था। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, कोलगेट शुरुआती कारोबार में जो अपना टूथपेस्ट है वो कुछ जार्स के जरिए बेचता था, लेकिन वहाँ से लेके आज तक का सफ़र ऐसा है कि आज कोलगेट दुनिया भर में 40% मार्केट शेयर ओन करता है, यानी कि दुनिया की आधी आबादी करीब करीब कोलगेट के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में एक फैक्ट ये भी है, कोलगेट का कामकाज तो करीब 200 देशों में है, लेकिन कोलगेट महज 2 देशों में ही लिस्टेड है, जिसमें एक है यूएस और दूसरा है भारत। तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए कोलगेट के लिए, साथ ही साथ कुछ और फैक्ट लेकर आगे भी हम आते रहे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं अमारा राजा बैटरीज के बारे में। दरअसल इस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरू हुआ था। दरअसल इस कंपनी का जो नाम है अमारा राजा, वो एक्चुअल में जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पर लिया गया था, जहाँ पर कंपनी के जो जयदेव गाला साहब हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स में उनकी माता जी का नाम था अमरावती और साथ साथ राजगोपाल नायडू, इन दोनों को मिला के कंपनी का नाम अमारा राजा बना है। बहुत सारे रोचक तथ्यों में से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश की हर तीसरी गाड़ी की बैटरी जो है वो अमर राजा बैटरी बनाती है, यानी हर तीसरी गाड़ी जो पावर्ड बाय है वो अमर राजा बैटरी है। साथ ही साथ सिंगापुर की हर दूसरी गाड़ी जो है वो पावर्ड बाय अमर राजा बैटरी है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, एक देश का सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया टैंक अर्जुन टैंक, इसकी भी बैटरी अमर राजा की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाती है। और अमर राजा बैटरी का ना केवल ऑटोमोबाइल में कामकाज है, बल्कि रेलवेज, डिफेंस, टेलीकॉम जैसे कई सारे और सेक्टर हैं जिसमें कंपनी का भी कामकाज है। तो कई सारे रडार्स के लिए भी कंपनी बैटरीज प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश का हर तीसरा टेलीकॉम टावर, जिससे आप मोबाइल की कनेक्टिविटी पाते हैं, उन टेलीकॉम टावर की बैटरीज को भी अमर राजा बैटरी ही बैटरी प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ अमर राजा बैटरी ना केवल गाड़ियों के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, नेटवर्क्स के लिए, रेडार्स के लिए, टेलीकॉम के लिए, रेलवेज के लिए बैटरीज प्रोवाइड कराता है, बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी एक फैक्ट है कि अमर राजा बैटरी ताजमहल के लिए, अगर ताजमहल की जो बैटरीज हैं उनको भी अमर राजा बैटरी ही प्रोवाइड कराता है। ये वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक वंडर है जिसको अमर राजा बैटरी प्रोवाइड करता है, फिर पावर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा ना केवल इतना, बल्कि प्रेसिडेंट हाउस को भी अमर राजा बैटरी की तरफ से ही बैटरीज प्रोवाइड की जाती हैं फॉर पावर बैकअप्स। तो ये एक और रोचक तथ्य है, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स के साथ साथ कई सारी हिस्टोरिक और बड़ी बिल्डिंग्स के लिए भी जो बैटरीज या पावर बैकअप्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो अमर राजा बैटरी की तरफ से ही प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये कंपनी बैटरीज के अंदर मौजूद है, पावर सर्विसेज के अंदर मौजूद है, टेलीकॉम, डिफेंस, रेलवेज, ऑटोमोबाइल के साथ साथ ये कंपनी जूस के कारोबार के अंदर भी है। और आपको हैरत नहीं होना चाहिए, कंपनी के गाला के नाम से जूसेस भी आते हैं। तो दक्षिण भारत में अगर आपको कहीं ये जूसेस मिलेंगे भी तो आप वो समझ सकते हैं कि वो अमर राजा बैटरी के ग्रुप की, यानी गाला ग्रुप की तरफ से ही ये आपको प्रोवाइड किए जा रहे थे। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अमर राजा बैटरी से रिलेटेड आए, कुछ और फैक्ट लेकर आते रहे। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज, और आज का विषय है टक्कर के मंडे एडिशन में विपक्ष का मोदी के खिलाफ इलू प्लान। आनंद दुबे, हमारा सिर्फ एक ही आरोप है कि इलेक्शन जो कमीशन ऑफ चुनाव इंडिया पे नहीं है आयोग ने विश्वास जल्दबाजी की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे विश्वास है या नहीं, हाँ या ना में बताइए। जल्दबाजी कैसे? सुनिए पहले, तो मेरे बात मित्र पहले खत्म, उनका सुनिए, फैसला आ गया। पहले मेरी बात सुनिए। जल्दबाजी कैसे? ऑफ इंडिया आनंद दुबे, जल्दबाजी की डेफिनेशन आप कैसे दे रहे हैं? ये जल्दबाजी कैसे है? ये जल्दबाजी कैसे है? ऐसे दे रहे हैं कि जब हम
जब हम लोग अपील कर रहे हैं बार बार कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है उसके पहले आप कोई निर्णय न दें। इलेक्शन कमीशन इज नॉट बाइंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। किस बेस उसको पे? थोड़ी बाइंड कर सकता है उसके फैसलों को सुप्रीम कोर्ट थोड़ी बाइंड कर सकता है इलेक्शन कमीशन को। अगर आपने अर्जी आज लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे हम इलेक्शन हमें कोई जल्दी नहीं है सर जी को। भाई आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको क्या हो गया आज? अमीश भाई आपको क्या हो गया? मुझे तो हम अच्छा एक बात बताइए, इंदिरा आप सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई निर्णय न दे। ओके गौरव भाटी कह रहे हैं गौरव भाटी दे दिया तो क्या बुराई की? आप कौन मतलब आप एकदम कसम खा के आ गए हैं कि बीजेपी का भी थोड़ा सा काम करेंगे, ऐसा कुछ है? आनंद दुबे एक तो फैक्चुअली बात करनी चाहिए। आप अगर आपके पास इतने मजबूत फैक्ट्स थे और आपको लगता था कि ये पार्टी आपकी है और आप ही इस पार्टी को चलाएंगे, तो आपको इलेक्शन कमीशन के पास सांसदों को लेके जाना चाहिए था। सांसद आपके पास थे कि नहीं थे? हाँ या ना में जवाब दीजिए, और उसके बाद आप मेरे पे आरोप लगाइएगा। हमारे जो व्यक्ति इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं कर रहा वो मुझ पर कैसे भरोसा करेंगे? मैं सिर्फ फैक्ट्स को सामने रख रहा हूं। आपके पास कितने नहीं, एकनाथ शिंदे के पास कितने सांसद है और आपके पास कितने सांसद है? कितने सांसद है आपके पास और एकनाथ शिंदे के पास? उसके बाद आप ये पर्सनल टिप्पणी करा करिए, कम से कम मेरे कार्यक्रम में अवॉइड करा करिए। बाकी चैनलों पर आप करते होंगे और होके चले जाते होंगे, लेकिन अमीश देवगन के कार्यक्रम में आप नहीं कर सकते। बोलेंगे आप अमीश भाई? नहीं मैं बोलूंगा क्योंकि प्रोग्राम है मेरा, क्योंकि आपने पर्सनल टिप्पणी करी है, अननेसेसरी की करी है। फैक्चुअल बात करिए आप। हाँ फैक्चुअल बात करिए आप। मेरी बात सुनिए तो बहस में मौका दीजिए, पूरा मौका दे रहा हूं आपको। मुझे करने दीजिए, मैं अपना वकील खुद हूं। हाँ बोलिए। एकनाथ शिंदे के पास 13 सांसद है, आपके पास कितने? हमारे पास 5 सांसद। ठीक है। एकनाथ शिंदे के पास, हमारे पास 5 है। विधायक कितने आपके पास? एकनाथ शिंदे के पास 40 विधायक है, हमारे पास 16 विधायक। तो फिर इसका मतलब अब पार्टी उनको दे दे? पार्टी उनकी हो गई तो इलेक्शन हाँ या ना में जवाब दीजिए, पार्टी उनको दे दे? ठीक है। नहीं आप तय करिए। आप नहीं, मैं कैसे तय करूंगा? मैं कौन हूं? मेरे तय करने से कौन सा मान जाएंगे आप? ये भाजपा मानेगी, ये कांग्रेस मानेगी? कमाल की बात है। वी रिपोर्ट द फैक्ट। ओके यू मेड योर पॉइंट। देखिए सुरेंद्र राजपूत भी कुछ कहना चाहते हैं। ओ एक सेकंड सुभ्राष्ट्रा 10 सेकंड सुभ्राष्ट्रा 10 सेकंड। गौरव भाटिया शांत। सुभ्राष्ट्रा 10 सेकंड सुभ्राष्ट्रा। जी आमिश जी, मैं फिर से आनंद दुबे जी से कहूंगी कि सब कुछ के बावजूद आज आपके पास आपके अपने सांसद, आपके अपने नेता नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको ड्राइंग बोर्ड पर जाने की जरूरत है कि ऐसा क्या हुआ कि शिवसेना ने अपना पूरा ग्राउंड ही छोड़ दिया या छोड़ना पड़ा जबरदस्ती, जो भी है। तो टेलीविजन चैनल पे बैठ करके आप कितना भी जस्टिफाई कर लें कि आपकी पार्टी शिवसेना असली शिवसेना है, लेकिन शिव सैनिकों ने ही आपकी पार्टी का जो प्रारूप है शिवसेना का भी, जिसमें को उद्धव ठाकरे लीड कर रहे हैं, अपने ही नेताओं ने उनका बहिष्कार किया। ठीक है। ओके सुरेंद्र राजपूत 10 सेकंड लास्ट वर्ड। सुरेंद्र राजपूत। दो बातें बड़ी साफ कहता हूं। एक गौरव भाटिया साहब ने चैलेंज किया, तो मैं आपको बता देता हूं 2014 के बाद 95% पॉलिटिकल आपने जो वेंडेटा किया है गौरव भाटिया जी ईडी का, वो आपने विपक्षी नेता 8 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, एक भी केस का अगर फैसला हुआ हो तो बता दो। क्या आपकी सरकार? बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर के सोमवार के एडिशन को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आज का कंक्लूजन यही है कि व्हाट हैज हैपेंड टू उद्धव ठाकरे इज एग्जैक्टली लाइक दैट, कि एक व्यक्ति जो शायद ग्राउंड पर पकड़ उतनी मजबूत ना रखता हो, या फिर अपने एम्प्लॉयज के साथ उतना उसका मेल जोल ना हो, और उसके सीईओ का ज्यादा मेल जोल हो, और वो कंपनी को पूरी लेके उड़ जाए, और प्लानिंग भी उसकी हो, एग्जीक्यूशन भी उसका हो, तो अब क्या करिएगा? एग्जैक्टली उद्धव ठाकरे की कहानी कुछ ऐसी है। लेकिन उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।